हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कंटिन्यू। नाइन्थ मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 6 का है। इट इज गिवन दैट द एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। ड्रॉ अ फिगर from the given information. If ray by q bisect angle z by p, find angle x by q and reflex angle q by p. तो यहाँ पर हमें बोला है कि ड्रॉ अ फिगर। कहाँ से? फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि x बाई जेड ये वाली एंगल 64 है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक्यूट एंगल। यस, ये एक्यूट एंगल बन गया। इसका नाम उन्होंने एक्स वाई जेड बोला है, तो हम नाम भी दे देते हैं एक्स वाई। फिर बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक? पी तक प्रोड्यूस किया गया है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है। कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक। तो हमने ये लाइन भी बना दी। फिर उन्होंने बोला है कि इफ बाई क्यू रे बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी। बाई क्यू से बाइसेक्ट करते हैं इसको, जेड बाई पी को। ये पूरा एंगल है जेड बाई पी। इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये यूं बना दिया आपने, और इसका नाम दे दिया क्यू। हो गया ये बाई क्यू। अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगा। सपोज करें ये एंगल ए डिग्री है। क्या है? ए डिग्री। अब तो बड़े सिंपल हो गया। आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में एक ही पॉइंट पर सारे एंगल्स दिख रहे हैं आपको। ये स्ट्रेट एंगल है। बस आपको सिंपली इसे दिखाना है, रीजन डालना है स्ट्रेट एंगल। अब इनका सम ए टू ए 64 को आप शिफ्ट कर दीजिए। 64 को शिफ्ट किया आपने, ये 6 और ये 1 और ये 1 है ना। अब आप 116 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको ए की वैल्यू 58 मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको मिल गया। अब फाइंड क्या करना है जरा उसे देख लें। फाइंड करना है आपको एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू? ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई क्यू है। इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक ये और एक ये। एक्स बाई क्यू कौन कौन एंगल आ रहे हैं? एक ए है और एक 64। बट ये तो आप निकाल चुके हैं 58। 58 को आप 64 में ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये 8 + 4 12, 1 कैरी, 6 + 5 11 + 1 22। यस। फिर आपको क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। क्यू बाई पी कहाँ है? ये क्यू बाई पी। बट इसमें क्या लगा है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यू बाई पी एक्चुअली क्या है? ए डिग्री। एक्चुअली क्या है? ए डिग्री। क्यू बाई पी ए डिग्री है यहाँ से यहाँ। तो ए की वैल्यू कितना लेकर आए आप? ए की वैल्यू लेकर आए हैं 58। जब 58 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा? 302 डिग्री। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। हर पार्ट को आप समझें, फिर उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसे अरेंज करें। डायग्राम बोला है तो डायग्राम बनाएं। एक एक चीज करके बहुत ही क्लियर होता जाएगा और आंसर आसानी से आ जाएगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करें आप।
इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ए बी एक्स वाई पी क्यू जो भी है उसको रैशनल नंबर बताया जाता है। तो आपको जानना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, इस फॉर्म में क्वेश्चन हो जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना हो, है ना, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि ए और बी दोनों कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर से, और हमें वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान है, हम एक एक करके समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में √3 प्लस √7 इक्वल, अपॉन में भी है जस्ट 3 क्या है 7। इसमें रूट नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। 3 प्लस √7, 3 माइनस √7, ये जो गिवेन है इसे आप अच्छे से कॉपी कर ले। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को एट द एंड तक कैरी करते रहना है। हमें क्या करना है, इसमें जो ये दिया हुआ ये वाली भाग, ये न्यूमरेटर आपका है और ये वाली जो भाग है आपका ये डिनोमिनेटर है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अगले स्टेप में हम इसे एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज कैसे करते हैं पता है, डिनोमिनेटर में अगर 2 टर्म्स का है तो आपको ये ध्यान देना है, मिडल वाला साइन चेंज करके नीचे ऊपर सेम लिखना है। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, देखें कुछ नहीं किया, बस इस डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज कर नीचे ऊपर लिख दिया। मैंने जैसा कि बताया कि इसे कैरी करते रहना है। क्या होगा इसके बाद, आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है। कई बार बच्चे यहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं करने के लिए। मैं सिंपली बताता हूँ कि अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो तो आप इसे एक बार लिखकर पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की पावर 2, मीन्स सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना पावर लेता है, 2 पावर होल्ड करता है। तो ऐसे में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो एक बार लिखकर पावर 2 रख दें, इसके अपोन में अलग अलग पावर 2 लगाएं। इक्वल में a प्लस बी √7, इसको एक्सपेंड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a ये है और b ये है, ऐसा आप सोच लीजिए। इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7। स्क्वायर रहने पर ध्यान दें, स्क्वायर रहने पर ये रूट केवल हटा देते हैं आप, स्क्वायर रहने पर सिर्फ अंदर वाले को लिखते हैं, यानी 7 को लिखा, इसको आपने कैरी किया। सेम 3 3 जा 9, स्क्वायर रहने पर रूट हट गया 7। इसमें देखें ये रूट में, ये दोनों रूट में नहीं है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और √7। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। अब आपका ये देखें 9 प्लस 7 कितना आ गया, 16, 16 √7 अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस बी। इसको कैरी करते रहना है। अब देखिए 2 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 होएगा। अगर डिवाइड नहीं होता तो इसके अपॉन में लिख देते, सपोज यहाँ पर 17 आता तो 17/2 लिख देते, बट ये डिवाइड हो रहा है। इसमें देखें √7 की कोफिशिएंट क्या है, साथ में कौन सा मल्टीपल है, 6। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, तो इसे ऐसे डिवाइड करते हैं। इस तरह से आप इतना करने के बाद कंपेयर करते हैं, कैसे, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से कंपेयर किया, मतलब आप बता रहे हैं कि ए की वैल्यू 8। फिर सेकेंड पार्ट को देखो, 7 तो इसमें दोनों में सिमिलर है, मैच कर रहा है, तो √7 के साथ को क्या है, बी, यहाँ √7 के साथ क्या है, 3, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, एग्जैक्टली सेम है, नंबर का डिफरेंस है। आप इसी तरह से इसको भी रेशनलाइज करेंगे, a प्लस बी √3। अब आप इसमें क्या देखेंगे, वैसे ही लिखना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिख सकते थे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ भी यही लिख दे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजिंग
द डेनोमिनेटर। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं डी रेज टू आर। अगर रेशनलाइज करेंगे तो अगला स्टेप ये बनेगा, ये अगला स्टेप बनेगा। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप देखेंगे ये दोनों डिफरेंट है। मैंने बताया कि अगर दोनों डिफरेंट हो, अगर नोमरेटर दोनों डिफरेंट हो रेशनलाइज करने के बाद, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, फिर 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20√3। रूट तो एज इट ही रहेगा, है ना। 5 4 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर 4√3 को 7 से करते हैं तो 7 4 या 28, यहाँ भी √3 एज इट ही रहेगा। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और √3 को √3 से करेंगे तो 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो गया। रूट में अगर सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से ये बाहर हो जाता है। √3 को √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। अब देखने वाली बात है, आपने इस स्टेप पे देखो, फिर से देखो, 5 को 7 से किया 35, इस 5 को इससे किया तो 5 4 या 20, √3 एज इट इज लिख दिया। फिर इसको लिया आपने, 4 को 7 से किया 28, √3 को एज इट इज लिख दिया। इसमें 4√3 सेम है तो 4 4 या 16, और √3 को √3 से किया तो 3, मल्टीप्लाई किया आपने। इसको तो आप 7 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर इक्वल में जो भी है उसे आप कैरी कर रहे हैं, है ना। अब आप देखिए, 16 3 जा होता है 48, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया क्योंकि दोनों रेशनल नंबर है। आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, बिना रूट वाला, है ना। तो आप इन दोनों को प्लस करते हैं, 48 और 35 को, 48 और 35 को आप प्लस करते हैं, 83 आता है। कितना आता है? 83। तो यहाँ पर आप 83 लिख दें। ये लाइक टर्म है, ये 28√3 है, 20√3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 48, 48√3। इसको सोल्व करते हैं तो ये 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 आएगा तो 16 3 जा 48। इसको आप एज इट इज लिख देते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या पाते हैं, ध्यान से देखिए। माइनस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप देखेंगे इस वाले पार्ट, फर्स्ट फर्स्ट क्या वैल्यू मिल गया? 83। इस वाले में ये कंपेयर हो गया, √3 दोनों में √3 के कोफिशिएंट भी है, यहाँ √3 कोफिशिएंट 48 है, तो बी की वैल्यू 48। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, भाई इसी की तरह है, बस आपको थोड़ी सी छोटी सी बात इसमें ध्यान रखना है। अगर आप समझ सके तो मैं इतने ही में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास इस तरह के आ जाए क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया इसकी वजह बताता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करने के बाद वो क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में ये आएगा, इसका अपोजिट साइन, और नीचे में क्या आएगा? सेम थिंग आएगा। आपको एक बार और अच्छा से लिख कर बताता हूँ, बिकॉज ऐसे में कंफ्यूजन ना हो, कई बच्चे इसको भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये लिखा, रेशनलाइज करते हैं तो बीच का साइन आप चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिया, इक्वल में है उसे लिख दिया आपने। अब जरा यहाँ देखें, बच्चे ज़्यादातर 2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब तक डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं हो जाए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे इसे एज इट इज लिख दीजिए आप, ऐसे ही, है ना। यहाँ स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसे सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए जैसे आपने लिख दिया। इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, इक्वल में a प्लस बी √7। आप देखेंगे कि 9 में से 7 माइनस करने के बाद आपके पास
2 बचा। मैं इसीलिए बोल रहा था कि इसे आप लास्ट तक कैरी कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से कॉमन लेना होता, आप इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 3, √7 के साथ यहाँ b है, यहाँ √7 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे। मैंने ऐसा इसलिए बताया कि डायरेक्ट अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाद में फिर कॉमन लेना पड़ेगा, या तो आपको फिर जो नीचे वाली वैल्यू आएगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी की तरह ये जैसे ये किया वैसे ही कीजिए, जैसे मैंने इन दोनों क्वेश्चन किया वैसे ही ये भी है। बट थोड़ा सा मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों को जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो पहले वो मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर बाद में डिवाइड करते हैं। हालांकि वो गलत नहीं है, सही है, बट क्या है कि कई बार आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं तो शायद मार्क्स कुछ कर जाए। इसलिए मैंने कहा कि जब तक डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई नहीं हो जाए तब तक ऊपर वाले अगर सिंगल डिजिट है तो इसको इस वाले नंबर से जो भी यहाँ पर रेशनलाइज करके आएगा उससे मल्टीप्लाई ना करें। होप कि आपको समझ में आया होगा।